Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the neural tissue and nerve cells. तो आज के लेक्चर में हम न्यूरल टिश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे और नर्व सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम डायग्राम के थ्रू इन चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि डायग्राम देखकर और सामने रनिंग स्लाइड्स को देखकर और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो न्यूरल टिश्यू के बारे में हमने एनिमल टिश्यू के बारे में भी ब्रीफ में पढ़ लिया था। जब हमने एनिमल टिश्यू डिस्कस किया था उस समय हमने न्यूरल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमारे बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें इस चैप्टर में न्यूरल टिश्यू के बारे में दिया गया है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूरल टिश्यू मेनली दो तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं हमारे न्यूरॉन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का काम करते हैं। नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे न्यूरल टिश्यू में पहला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? न्यूरॉन्स। और दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं ये हो गए हमारे न्यूरोग्लिया सेल, या इसे हम ग्लियल सेल के नाम से जानते हैं। ये नर्व सेल के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। मतलब हम रफली ऐसे बोल सकते हैं कि भाई देखो, कोई भी टिश्यू है तो टिश्यू एक्चुअली होता क्या है? टिश्यू का मतलब होता है कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन। तो यहाँ पर भी जो ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल्स है उसमें भी मेनली आपको दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक तो न्यूरॉन दिख रहे हैं, एक दूसरा उनसे एसोसिएटेड उनके केयर टेकर सेल दिख रहे हैं, जो उनकी केयर टेकिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये कौन से सेल है हमारे? ये हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? अब एक बहुत ही अच्छी बात हमारी बोर्ड की पुस्तक में मेंशन की है। देखिए, ये है हमारा नर्व सेल। तो नर्व सेल का जो मेन स्ट्रक्चर है ये तो है उसका सेल बॉडी, जिसे कि हम साइटोन के नाम से जानते हैं, और एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम जो है एक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो कई बार बच्चे बोलते हैं या कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नर्व किसको बोलते हैं। हमने देखा है ना कि कई ढेर सारी नर्व्स हमारे ऑर्गन से एसोसिएटेड होती हैं। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन सीएनएस से हमारे ऑर्गन्स में आती हैं, ऑर्गन से फिर वापस सीएनएस में ट्रांसफर होती है। सीएनएस में भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती हुई बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती है। तो नर्व का मतलब आखिर होता क्या है? तो नर्व का मतलब होता है ये एक्सॉन के बंडल्स, जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, यदि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो इसको हम ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, और यदि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर इसे हम नर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नर्व हमारी सेंसरी भी हो सकती है, मोटर टाइप की भी हो सकती है और मिक्स टाइप की हो सकती है। ठीक है, मिक्स टाइप मतलब कि जिनमें सेंसरी नर्व फाइबर भी हो और जिनमें मोटर नर्व फाइबर भी हो, तो वो दोनों तरह के वर्क भी करेंगी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि हमारा न्यूरल टिश्यू में दो तरह के सेल्स से मिलकर बना है, एक तो न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरोग्लियल सेल्स, जिन्हें कि हम ग्लियल सेल्स के नाम से जानते हैं। अब नर्वस टिश्यू के ओरिजिन को लेकर डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो इफ यू डिस्कस अबाउट द ओरिजिन, तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। कोई भी न्यूरल पार्ट हो, ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, या बॉडी का कहीं का कोई भी नर्व हो, जितने भी नर्व्स होते हैं उन सब का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। अब नर्व सेल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, न्यूरल टिश्यू की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, तो थोड़ा हम उसके बारे में बात करें। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी न्यूरल टिश्यू की ये है कि इस टिश्यू का जो मेन सेल है वो कौन सा होगा? नर्व सेल होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि जो नर्व टिश्यू होता है उसमें दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। जरा इनको समझिए। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के थ्रू हमारी जो न्यूरल टिश्यू है उसके अंदर इरिटेशन होगा,
वो इन्वायरमेंटल चेंज से एक्साइटेड हो जाएगा। जब तक हमारा नर्व टिश्यू या न्यूरल टिश्यू एक्सटर्नल चेंज से या सराउंडिंग में होने वाले चेंज से जब तक वो एक्साइटेड नहीं होगा तो उसमें इम्पल्स का ओरिजिन नहीं होगा। तो पहली बात तो ये होती है कि कोई भी इम्पल्स क्रिएट होना चाहिए हमारे न्यूरल सिस्टम में। हमको किसी ने सपोर्टेड टच किया तो वहां पर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्साइटेड नहीं होंगे तो वहां से इम्पल्स कैसे प्रोड्यूस होगा? ठीक है, तो इम्पल्स का प्रोड्यूस होगा जब हमारे नर्व सेल्स के अंदर या हमारे न्यूरल टिश्यू के अंदर एक्साइटेबिलिटी का प्रॉपर्टी होगा। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होता है कंडक्टिविटी। यदि इम्पल्स प्रोड्यूस हो गया यहाँ से और वो रन ही नहीं कर पा रहा है, ट्रेवल ही नहीं कर पाता है, तो वो कैसे सीएनएस तक पहुंचेगा और वो इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या ब्रेन को मिलेगी? तो न्यूरल टिश्यू का दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टिबिलिटी। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो नर्व सेल्स आर द सेल्स ऑफ द न्यूरल टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेज। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? these are possible due to the excitability and conductivity property of the neural tissue। अब न्यूरल टिश्यू में फंडामेंटल कौन कौन से सेल है? देखिए, न्यूरल टिश्यू के अंदर ढेर सारे डिफरेंट टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये न्यूरल टिश्यू देखिए सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके जो मेन सेल होते हैं वो होते हैं कौन से? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। और बाकी के इसके सपोर्टिंग सेल्स हैं। सपोर्टिंग सेल्स में कौन कौन से हैं? न्यूरोग्लिया, इपेंडाइमल सेल और न्यूरोसेक्रेटरी सेल। बाकी के और भी सेल हैं पर वो एक्चुअली न्यूरोग्लियल सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो हम इस पूरे के पूरे पहले न्यूरल टिश्यू को लेकर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये आपके सामने कुछ सेल्स दिख रहे हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल हैं। ये इपेंडाइमल सेल, ये दिख रहे हैं ना आपको। इपेंडाइमल सेल कहाँ होते हैं? ये सेल होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर कैविटी में। अब हमारा जो ब्रेन होता है ना वो अंदर से होलो है। अब ब्रेन के अंदर होलो है मतलब कि ब्रेन के अंदर क्या है? कैविटी है। तो कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो एक तरह के एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो हमारे ब्रेन की कैविटी की लाइनिंग बनाने वाला जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे हम इपेंडाइमल टिश्यू या इपेंडाइमल सेल्स के नाम से जानते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, इट इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल दिख रहा है। ये करेगा क्या? ये हमारी जो मेन जो नर्व सेल है उसका केयर टेकर है। उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उसकी केयर टेकिंग करेगा, उसके प्रोटेक्ट करेगा उसको। उसी तरह से ये सैटेलाइट सेल्स हैं। सैटेलाइट सेल्स ये हमारे नर्व सेल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे एस्ट्रोसाइट सेल्स? ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जाना चाहिए। हमारा ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है। स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा एक ट्रांसपेरेंट वाटर जैसे फ्लूइड के अंदर तैरता हुआ रहता है, जिसे कि हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड शॉर्ट फॉर्म में CSF के नाम से जानते हैं। यदि ब्लड हमारे ब्रेन के अंदर चला गया तो ऐसे में हमारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ब्रेन हेमरेज के केस में जनरली यही होता है कि ब्रेन के आसपास की छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज कई बार बस्ट हो जाती है ड्यू टू द हाई BP, और उस वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड कई बार चला जाता है। तो ऐसे में कई ढेर सारे कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड और ब्रेन के बीच में, ब्रेन के चारों तरफ का जो बैरियर है जिसके थ्रू ब्लड ब्रेन के अंदर इंटर नहीं कर पाए, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है? एस्ट्रोसाइट सेल्स करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो डिजाइन देखो एस्ट्रोसाइट सेल्स का।
ये कुछ स्टार जैसा सेल दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, एस्ट्रोसाइट सेल दे दिया। देखो बिल्कुल दिख रहा है ना, एकदम स्टार की माफिक दिख रहा है ना ये। उसके बाद ये माइक्रोग्लियल सेल, ये सेल बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये हमारे जो न्यूरल सिस्टम है उसके फेगोसाइटिक सेल्स हैं। मगर अब इसको ऐसे समझिए कि न्यूरल सिस्टम के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी पैथोजन आ जाए तो उसे कौन खत्म करेगा? तो उसे खत्म करने का काम जो होता है वो माइक्रोग्लियल सेल्स का होता है। क्योंकि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन बिल्कुल नील है। मतलब हमारी नर्व सेल्स एक बार बन गई तो वे दोबारा से कभी रीजनरेट नहीं होती हैं, कभी उनमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में नर्व सेल को डैमेज होने से बचाने का जो काम करते हैं वो माइक्रोग्लियल सेल्स करते हैं। ये क्या करते हैं, पैथोजन को पकड़कर खा जाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये हमने जब सेल डिस्कस किया था तब हमने आपको बताया था कि कोई भी पैथोजन, कोई भी हमारा जो बॉडी का प्रोटेक्टिव सेल्स है या कोई भी फेगोसाइटिक सेल्स है वो क्या करता है, पैथोजन को इंगल्फ कर लेता है, खा जाता है डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। स्वान सेल, देखिए सेल थ्योरी तो पता ही होगा आपको, सेल थ्योरी किसने दी थी, श्रीडन एंड स्वान ने इंट्रोड्यूस की थी। तो स्वान ने सबसे पहली बार इस सेल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसे स्वान सेल के नाम से जानते हैं। तो कुछ नर्व सेल्स के एक्सॉन के ऊपर ये जो स्वान सेल होते हैं ये न्यूरॉन को, एक्सॉन को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए रहते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इट बिकम क्लियर। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूरल टिश्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि हमारे न्यूरल टिश्यू में क्या क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरोग्लिया है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेंगे, और ईपेंडाइमल सेल्स हैं। ईपेंडाइमल सेल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, ठीक है। अब किसी भी नर्व को देखिए बॉडी के, अब बॉडी की सपोर्टेड, बेटा ये एक नर्व है, हम इस नर्व को कट करके आपको दिखा रहे हैं। तो कोई भी बॉडी की यदि नर्व होती है तो उसके ऊपर एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है पूरी की पूरी नर्व के ऊपर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एपिन्यूरियम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि किसी केबल की तरह छोटे छोटे नर्व्स के आपको ये इसके अंदर बंडल्स देखने को मिलेंगे। इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल्स के नाम से जानते हैं। देखिए फेसिकल्स, फेसिकल्स किसको बोला जा रहा है, हमारी जो नर्व है, देखो हमने एक नर्व को कट किया है तो नर्व के ऊपर का कवरिंग एपिन्यूरियम, उसके अंदर न्यूरॉन्स के छोटे छोटे बंडल्स हैं, तो इन बंडल्स को हमने क्या बोला, फेसिकल्स बोला। और इन फेसिकल्स के ऊपर का जो कवरिंग है वो भी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है और इसे हम बोलते हैं पेरीन्यूरियम। क्या बोलेंगे इसे स्टूडेंट्स, हम पेरीन्यूरियम के नाम से जानेंगे। और पेरीन्यूरियम के अंदर क्या है, हमारे नर्व सेल्स हैं, और नर्व सेल्स के ऊपर का जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है उसे हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम। उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोन्यूरियम के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको कि किसी भी नर्व को यदि आप काट कर देखेंगे तो आपको उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाएंगे। इफ वी कट एनी नर्व we observe the mainly three type of the covering. These covering are number 1 epineurium, second is perineurium and last is endoneurium. तो एंडो तो आपको पता है सबसे अंदर वाला कवरिंग, एपी बाहर का और पेरी मिडिल का कवरिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम एक नर्व सेल को देखते हैं। तो पहले हम एक नर्व सेल को डिस्कस करेंगे और बाद में उससे एसोसिएटेड जो बाकी के न्यूरल टिश्यू के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये एक नर्व सेल्स है। हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। किस तरह का डायग्राम को मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरह का डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है नर्व सेल्स का। इलोबरेट करके समझाने के लिए आपको मैंने थोड़ा इस तरह का डायग्राम यूज किया है। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, हम दोनों को साथ साथ लेकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो नर्व सेल होता है, ये हमारा नर्व सेल हमारे न्यूरल टिश्यू का मेन पार्ट है। इट बिकम क्लियर।
और ये जो नर्व सेल्स है इसमें जरा देखिए, इसमें आप क्या देखेंगे, नर्व सेल्स के अंदर, नर्व सेल्स में आप देखेंगे कि नर्व सेल्स के अंदर कि नर्व सेल बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया है। कौन कौन से 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है? पहला है सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन के नाम से जानते हैं, दूसरा डेंड्रॉन्स और तीसरा एक्सॉन्स। जरा देखिए नर्व सेल्स को देखिए, ये हो गया हमारा सेल बॉडी, जिसे हमने क्या बोला है, साइटोन। साइटोन में से ढेर सारे प्रोसेस निकले हुए हैं, देखो ये प्रोसेस निकले हुए हैं। जो सबसे लंबा प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे एक्सॉन, और जो छोटे छोटे इसमें से जो प्रोसेस निकले हुए हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन। ठीक है, एक्चुअली साइटोन में से जितने भी प्रोसेस निकलते हैं तो इन प्रोसेस को हम जनरली न्यूराइट्स के नाम से जानते हैं। तो न्यूराइट्स के 2 पार्ट हो गए, पहला डेंड्रॉन और दूसरा एक्सॉन। ठीक है, ये हमारी मेन सेल बॉडी हो गई। मेन सेल बॉडी को हमने क्या बोला, साइटोन। ठीक है, तो न्यूरॉन हमारे न्यूरल टिश्यू का मेन सेल है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन सेल है, और इसीलिए न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हुए समझने की कोशिश करते हैं दोनों डायग्राम को, अब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमारी पूरी के पूरे नर्व सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है एज पर एनसीईआरटी। दूसरी जो बुक्स हैं वो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, साइटोन और एक्सॉन। पर हमारे एनसीईआरटी में इस तरह से दिया है कि नर्व सेल्स में 3 स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, साइटोन, ये साइटोन हो गया मेन सेल, दूसरा हो गया एक्सॉन जो सबसे लंबा प्रोसेस, बाकी के जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं इनको क्या बोला, डेंड्रॉन्स। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। ओके, अब जरा देखिए, हम ये जो सेल है इसके काफ़ी डिटेल में लेंगे, इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा डायग्राम में देखिए, ये तो सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सेल बॉडी। इसमें से जो ये आउटग्रोथ निकली हुई है इन्हें हम बोलेंगे डेंड्राइट्स, और मेन जो सेल, ये मेन जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कुछ सेल्स की कोटिंग है, इन छोटे छोटे सेल्स को हम बोलते हैं स्वान सेल्स। ठीक है, जो कि एक तरह के नर्वस सिस्टम के एसोसिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइटोन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा साइटोन है। तो साइटोन के कई ढेर सारे डिफरेंट नाम हैं। साइटोन को हम सेल बॉडी बोलते हैं, इसे हम सोमा के नाम से भी जानते हैं। इस साइटोन को हम किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, सोमा के नाम से जानते हैं। तो देखो ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ये साइटोप्लाज्म, ये देखो ये हमारा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, मेन सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। और आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अदर सेल स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर गोल्जी एपरेटस भी देखने को मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, इट बिकम क्लियर। सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके नर्व सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें आपको डेंस छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन ग्रेन्यूल्स को हम निसल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इनको, हम निसल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी निसल्स ग्रेन्यूल्स बनते किसके हैं, तो निसल्स ग्रेन्यूल्स एक्चुअली इट इज अ इनरेगुलर मास ऑफ राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्चुअली निसल्स ग्रेन्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, ये राइबोसोम, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बने हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपर सरफेस पे राइबोसोम तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, एटीएस वाले। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने हैं। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, ऐसा माना जाता है
कि निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर ये नर्व सेल्स है, तो नर्व सेल में जो भी न्यूरोट्रांसमीटरी सब्सटेंस होते हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं नर्व सेल के, उनका फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ हो रहा है? निसल्स ग्रेन्यूल्स में हो रहा है। इट बिकम क्लियर? एक बात याद रखना, ये नर्व सेल्स में डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती, दे कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं हो सकते। क्लियर? तो ये तो साइटोन हो गया। साइटोन के बाद अब हम बात करें कि सेल में से जो भी प्रोसेस निकले हुए हैं, जो भी प्रोसेस निकले हुए हैं सेल में से, इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको अपन बोलेंगे न्यूराइटिस। न्यूराइटिस दो होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। पर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नर्व सेल्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन। तो हम इसी तरह से याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स का नंबर सिंगल भी हो सकता है और ढेर सारे भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन यहाँ से रिसीव करते हैं। जो भी इम्पल्स आते हैं वो बेसिकली डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होते हैं। इम्पल्स डेंड्राइट के थ्रू रिसीव हुए, इम्पल्स जो होते हैं नर्व सेल के इस साइटोन में से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? इम्पल्स एक्सॉन में पहुंचते हैं, और एक्सॉन के थ्रू इम्पल्स आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इम्पल्स का फ्लो किधर से किधर हो रहा है? डेंड्रॉन से साइटोन, और साइटोन से फिर एक्सॉन से होते हुए इम्पल्स का फ्लो होता है। ये दिख रहा है ना आपको? अब कुछ एक्सॉन्स के ऊपर स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। देखो सभी के ऊपर तो नहीं होते, पर कुछ एक्सॉन के ऊपर आपको स्वान सेल देखने को मिलेंगे। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वान सेल? स्वान सेल क्या करते हैं कि देखिए यह एक सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस सीड को अपन क्या बोलते हैं? माइलिन सीड के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली लिपिड जैसे कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। दो स्वान सेल के बीच में छोटे छोटे गैपिंग्स होते हैं, और इन गैपिंग्स को हम जो है नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। एक्सॉन का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और इस पे छोटे छोटे आपको सोलेन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिन्हें कि हम सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं, या सिनेप्टिक बटन्स के नाम से जानते हैं, जो कि नेक्स्ट नर्व सेल के न्यूरो डेंड्राइट से एसोसिएटेड होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा एक्सॉन के बारे में डिस्कस करें। देखो एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन में आपको साइटोप्लाज्म तो देखने को मिलेगा, बट इसके अंदर आपको निसल्स ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स केवल नर्व सेल में ही देखने को मिलते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, निसल्स ग्रेन्यूल्स केवल नर्व सेल्स में ही देखने को मिलते हैं। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नर्व सेल, बट इट प्रेजेंट ओनली इन द साइटोन। केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये साइटोन में प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन में देखने को नहीं मिलते। तो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, देखो इस नर्व सेल के साइटोन में जो साइटोप्लाज्म है, इसे हम बेसिकली साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। बट एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इसको हम एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स और भी हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो जो एक्सॉन काफ़ी लंबे होते हैं, जॉइंट स्क्विड आपने इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा होगा, मोलस्कस में पढ़ा होगा, तो उसमें जो एक्सॉन बहुत लंबे हो सकते हैं, करीबन 1500 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी में कई डिफरेंट टाइप की नर्व सेल्स होती हैं। एक टाइप की नर्व सेल्स हमारी बॉडी में जिन्हें बोलते हैं गोल्गी टाइप 1, उसमें एक्सॉन बहुत लंबे होते हैं। एक्सॉन में न्यूरोफाइबल्स देखने को मिलेंगे, बट निसल ग्रेन्यूल्स, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, फेट ग्लोब्यूल्स यहाँ देखने को नहीं मिलते। बट माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बड़ी साइज के माइटोकॉन्ड्रिया। इट बिकम क्लियर? उसके बाद देखो ये है साइटोन, ये है एक्सॉन। साइटोन और एक्सॉन के बीच का जो पॉइंट है, ये जो जंक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक के नाम से जानते हैं। एक्सॉन हिलॉक क्या होगा? साइटोन और एक्सॉन के बीच का ये वाला रीजन। ठीक है। इसे हम एक्सॉन हिलॉक के नाम से जानते हैं।
इट इज मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द नर्व सेल। ये नर्व सेल का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारे नर्व सेल का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है। इट बिकम क्लियर? ठीक है, इसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कई बार इन एक्सोन की कुछ ब्रांचें निकली हुई रहती हैं। जो एक्सोन की ब्रांचें निकली हुई रहती हैं इन्हें हम कोलेटरल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब आप देखो, ये साइटोन, ये एक्सोन, और साइटोन एक्सोन के बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन, इसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलॉक के नाम से जानते हैं। तो एक्सोन हिलॉक इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स। ये हमारी नर्व सेल्स का मोस्ट एक्टिव पार्ट है। दिख रहा है ना, ये आपको न्यूरॉन हिलॉक दिख रहा है ना, ये मोस्ट एक्टिव पार्ट है। अब ये हमारा एक्सोन है। एक्सोन के ऊपर देखिए स्वान सेल्स का कवरिंग है। स्वान सेल ने किसका फॉर्मेशन किया? माइलिन शीट का फॉर्मेशन किया। माइलिन शीट क्या होती है? यह एक तरह की इंसुलेटर होती है। तो जो इम्पल्स होते हैं उनका जो लॉस होता है द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, उसे वो होने नहीं देती है। जैसे वायर के ऊपर हमने देखा ना कि रबर का कवरिंग होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो इंसुलेटर है। उसी तरह से हमारी जो नर्व सेल्स हैं, एक्सोन है, उनके ऊपर का जो कवरिंग है, वो कवरिंग जो है कौन क्या है? ये माइलिन शीट। पर ये ऑप्शनल होती है, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, स्वान सेल के बीच में जो इम्प्टी पोर्शन ऑफ एक्सोन दिखेगा आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। एक्सोन के ऊपर का जो कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन का, इसे हम एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सोन के अंदर के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। और एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब एक्सोन का लास्ट पोर्शन, एक्सोन के लास्ट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। उनके एंड पोर्शन को हम सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक टर्मिनल या सिनेप्टिक एंड लोब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो एक्सोन एक्चुअली है क्या? इट इज अ सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस whose main function is to conduct the nerve impulse away from the cyton. So axon is the efferent in a nature. Dendrites efferent है, वो इम्पल्स को रिसीव कर रहे हैं। एक्सोन इम्पल्स को बाहर भेज रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गए हमारे? ये efferent पार्ट हो गए। इट बिकम क्लियर? और एक्सोन हमारे जो है नर्व सेल के सबसे लंबे पार्ट होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको? ये क्लियर हो गया। जहां पर एक्सोन का एंड पोर्शन, जैसे कि हमने सिनेप्टिक नोब बोला था, दूसरे डेंड्राइट से जाके अटैच होता है, तो इसे हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलेंगे इसे स्टूडेंट? हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। तो सिनेप्स के ऊपर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे। सिनेप्स के ऊपर बेसिकली क्या होता है कि जब भी इम्पल्स हमारे एक्सोन में आता है, तो एक्सोन से इम्पल्स कहाँ जाएगा? एक्सोन के एंड पोर्शन में जाएगा, सिनेप्टिक नोब में जाएगा। तो सिनेप्टिक नोब से क्या होते हैं कि कुछ न्यूरो ट्रांसमिटरी सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं, जिनके थ्रू ये इम्पल्स की इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स पे जाती है। ठीक है, तो न्यूरो ट्रांसमिटरी जो सब्सटेंस होते हैं, इनका फॉर्मेशन किसने किया है? इनका फॉर्मेशन साइटोन में जो हमारे निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, उन्होंने इनका फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो आप देखिए, ये हमारा एक नर्व सेल है, ये उसका एक्सोन है, तो ये साइटोन के डेंड्राइट से कनेक्टेड है। तो इम्पल्स जो हो रहा है, हमेशा डेंड्राइट्स क्या करेंगे? इम्पल्स को रिसीव करेंगे। इम्पल्स डेंड्राइट से कहाँ पहुंचा? साइटोन में पहुंचा, और साइटोन से ये इम्पल्स जो होता है वो एक्सोन से होता हुआ आगे ट्रांसमिट हो जाता है। तो दिस इज अ करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। याद रखिएगा, न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। नर्व सेल्स कितने टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, पहली जो टाइप की जो नर्व सेल है, इन्हें हम बोलते हैं यूनिपोलर। तो देखो, सेल बॉडी ये तो होगी स्टूडेंट, सेल बॉडी। सेल बॉडी में से खाली एक प्रोसेस निकला है, एक ही प्रोसेस निकला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है,
अब यूनिपोलर न्यूरॉन में हम क्या देख रहे हैं कि यूनिपोलर न्यूरॉन में एक सिंगल प्रोसेस निकला है, ठीक है। अब ये प्रोसेस आगे जाके बाइफेक्ट हो गया, दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। तो ऐसे में हमें क्या फील होगा? ऐसे में हमें ये फील होगा कि यह जो है नर्व में दो प्रोसेस निकले हुए हैं। तो दो प्रोसेस नर्व में से नहीं निकले, दो प्रोसेस जो है किसमें से निकले हैं? एक्सॉन के डिवाइडेशन से हो गए। और एक्सॉन के डिवाइडेशन से जो भी फाइबर निकलते हैं उन्हें हम कोलेटरल एक्सॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा हमने आपको शायद बता नहीं पाया। देखिए ये मेन एक्सॉन, इसमें से जो भी ब्रांच निकलती है उसे हम एक्सॉन कोलेटरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये इस तरह के कोलेटरल न्यूरॉन हो गए, एक्सॉन हो गए सॉरी, और ये मेन सेल में से खाली एक ही सिंगल प्रोसेस निकला है, इसलिए ये यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया। कैसा हो गया? यूनिपोलर न्यूरॉन। यदि ये सिंगल प्रोसेस से आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड है तो इसे हम बोलेंगे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसे हम? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये न्यूरॉन हमें देखने को मिलते हैं जब हमारा नर्वस सिस्टम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, या एम्ब्रियो के अंदर का जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपको इस तरह के यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। दूसरे टाइप के न्यूरॉन जिसे हम बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे देखो एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी में से दो प्रोसेस, एक इधर निकला है दूसरा इधर निकला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन। एक बात याद रखिए कि सेल बॉडी में से जो भी पहला प्रोसेस निकलेगा वो हमेशा एक्सॉन होगा, और बाद के जो प्रोसेस होंगे वो हमेशा डेंड्राइट्स होंगे। तो देखो यहाँ पर जरा देखिए, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है और इधर जा रही है। तो हमारी सेल नर्व सेल का रिसीविंग पार्ट हमेशा डेंड्राइट्स होता है और ट्रांसमिटिंग पार्ट हमेशा क्या होता है? एक्सॉन होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया डेंड्राइट्स और ये वाला पार्ट क्या हो गया? एक्सॉन। बाइपोलर न्यूरॉन जो है आपको हमारी आई जो रेटिना होती है उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपने को केवल इतना याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में आप क्या देखेंगे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन में यदि सेल बॉडी में से ढेर सारे प्रोसेस निकले हैं तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपोलर। दो प्रोसेस निकले थे तो बाइपोलर, और एक सिंगल प्रोसेस निकला था उसे हमने बोला यूनिपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो एडल्ट के नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। इट बिकम क्लियर? अब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या जो नर्व सेल हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन टाइप के हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब कि वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन बॉडी के किस पार्ट से किस पार्ट में कर रहे हैं। सेंसरी, देखिए बॉडी ऑर्गन से, बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से यदि इंफॉर्मेशन को सीएनएस को ट्रांसमिट कर रहे हैं न्यूरॉन, तो इस तरह के न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। इट बिकम क्लियर? तो ये क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी के सेंसरी पार्ट से इंफॉर्मेशन को किधर कन्वे कर रहे हैं? टुवर्ड द सीएनएस। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन, इन्हें हम इफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं? ये सीएनएस से इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ कौन ले गया? सेंसरी। और ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इंफॉर्मेशन लेके कौन आया? मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, या जिन्हें हम बोलते हैं मिक्स न्यूरॉन। तो मिक्स न्यूरॉन जो होते हैं उनमें दोनों तरह के फाइबर होते हैं, मतलब सेंसरी फाइबर भी होते हैं और मोटर फाइबर भी होते हैं। वो लाते भी हैं इंफॉर्मेशन को और ले जाने का काम भी करते हैं। तो इस तरह से जो न्यूरॉन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन टाइप के होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और हमारे मिक्स न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इन्हें हम एसोसिएटेड न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें नर्व फाइबर जो होते हैं हमारे, जो एक्सॉन या नर्व फाइबर, बेसिकली वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स? एक तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होगा स्टूडेंट? जरा देखो इधर, हम देखेंगे कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल्स प्रेजेंट होंगे और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। नॉन माइलिनेटेड में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे स्वान सेल ने जो माइलिनेटेड शीट का फॉर्मेशन नहीं किया है। स्वान सेल बहुत दूर दूर है, वो भी दो एक दिख रहे हैं, ज्यादा दिख भी नहीं रहे। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्वान सेल ने एक प्रॉपर माइलिनेटेड शीट का फॉर्मेशन किया है, और जिसकी वजह से इन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें इम्पल्स की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है
और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में इम्पल्स की स्पीड बहुत कम होती है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट कवरिंग, तो किसके कवरिंग के बेस पे स्टूडेंट्स? माइलिन शीट कवरिंग के बेस पर न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, एक तो माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इट बिकम क्लियर? माइलिनेटेड न्यूरॉन एडवांस है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रिमिटिव है। इट इज क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो हमने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ शीट, माइलिन शीट के बेस पे दो टाइप के हैं, माइलिनेटेड का अल्टरनेट नेम क्या है? मेडुलेटेड न्यूरॉन। और दूसरे कौन से हैं? नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे फैटी सब्सटेंस की सीट है न्यूरॉन के ऊपर, मतलब सॉरी एक्सॉन के ऊपर सीट है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये सीट कंटिन्यूस नहीं दिखाई देगी। नोड ऑफ रेनवियर पे आप क्या देखेंगे? ये सीट जो है एब्सेंट है। ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। क्लियर? और दूसरे होते हैं कौन से? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन सीट एब्सेंट होती है, इसमें नोड ऑफ रेनवियर एब्सेंट होते हैं। नॉन माइलिनेटेड आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉन माइलिनेटेड देखने को मिलते हैं आपको एएनएस में, जबकि माइलिनेटेड आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आपको ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। हमारी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व इसी की बनी हुई होती है, तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहाँ देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे आपको ग्रे मैटर के अंदर। ये क्लियर हो गया? अब सपोर्टिंग सेल को हम न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। सपोर्टिंग सेल्स के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया, आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।